हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान का मिड टर्म के लिए जो आपका सामाजिक विज्ञान का ये आपका मिड टर्म का सैम्पल पेपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें देखो ये सामान्य निर्देश दे रखे हैं। सामान्य निर्देश जैसे आपको पेपर मिलेगा उसमें भी सारी चीज़ें उसमें लिखी होंगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस खंड को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। तो आंसर है इसका मौलिक अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दीपक को भाषण देने से रोका जा रहा है, बताइए दीपक के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो आंसर है इसका बी, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है। ए, देश ए में सिर्फ एक धर्म के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार है। बी, देश बी में एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। सी, देश सी में एक धर्म को मतों का मूल्य दूसरे धर्म के मतों के मूल्य से अधिक है। और डी, देश डी में सभी धर्म के मानने वाले लोगों का समान अधिकार दिए गए हैं। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश हम उसे कहते हैं जहाँ पे सभी धर्मों को समान अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर सभी धर्मों को एक समान माना जाता है वही हमारा धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में पारित हुआ था। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5, सही मिलान की पहचान कीजिए। ए, प्राथमिक क्रिया मतस्यन, बी, प्राथमिक क्रिया बैंकिंग, सी, प्राथमिक क्रिया बीमा, डी, प्राथमिक क्रिया व्यापार। तो देखिए प्राथमिक क्रिया में हमारा मतस्यन आता है, बाकी जो आपका बैंकिंग व्यापार और ये बीमा है हमारा ये आपका तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल उत्पादन में अग्रणी है। तो आंसर है ए, चीन। जैसे चीन और जैसे चावल, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तंजानिया किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो आंसर है ए, अफ्रीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आंसर है ए, वेदिका फार्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, असंगत की पहचान कीजिए। पेट्रोलियम, कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमारा सौर ऊर्जा है ये हमारा असंगत है, बाकी पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दो कथन कथन 1 और कथन 2 के रूप में दिए गए हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। कथन 2, पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में जल अलवणीय है। तो देखिए इसमें आंसर आपका होगा जो कथन 1 है, यानी कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ये बिल्कुल सही है। और पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में जल अलवणीय, ये गलत है। देखिए हमारी पृथ्वी पर अधिकांश जो जल है वो सॉल्टेड है। ठीक है, लवणीय है। तो अब इसमें क्या होगा हमारा कि कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए और कारण आर, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा था। कारण, सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। विकल्प है कि ऑप्शन है कि ए एवं कारण दोनों सही है, यह कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। बी, कथन अभिकथन ए एवं कारण दोनों सही है परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सी, ए सही है कारण गलत है। और डी, कथन ए गलत है और कारण आर सही है। देखिए इसमें जो आपके विकल्प ऑप्शन दे रखे हैं ना, इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है कि जेम्स मिल ने, सिर्फ इतना ठीक है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, लेकिन वो 3 कालखंड क्या थे, वो थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ईसाई नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ईसाई की जगह ब्रिटिश आ गया, इसलिए आपका जो अभिकथन 1 है ये भी आपका गलत है। ठीक है, और रीजन दे रखा है कि सरकारी दस्तावेज से हमें यह समझने में मदद मिलता है कि आम लोग क्या सोचते हैं। नहीं, ये भी गलत है। सरकारी दस्तावेजों से हमें सिर्फ यह समझने में मदद मिलती है कि जो सरकारी अफसर होते हैं वो क्या सोचते थे, ना कि आम लोग क्या सोचते थे। तो इसीलिए आपका अभिकथन भी गलत है और जो कारण है वो भी गलत है। इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के किनारे आरंभ हुई। ठीक है, तो पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उसको हुगली नदी के किनारे आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल के नवाब बने। तो सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल के नवाब बने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, चंपारण आंदोलन किस कृषि विरुद्ध था। तो ये था कृषि के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे शेर मैसूर कहा जाता है। तो आंसर है सी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान है, इसको ही शेर मैसूर कहा जाता है। आपको ना इसमें ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। सेकंड में ए और बी,
अथवा का मतलब होता है कि दोनों में से आपको किसी एक को करना है। ठीक है, तो पहला है कि श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई के क्या परिणाम निकले, अथवा तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के क्या परिणाम निकले। तो पहला का आंसर है कि श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई के परिणाम, क्योंकि देखो ये 2 नंबर का है तो हम इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे तो भी हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। तो पहला है कि युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तथा टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया जाता है। फिर आपका कि तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के क्या परिणाम निकले, अथवा वाला क्वेश्चन। तो इसमें पहला पॉइंट है कि तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का सबसे बड़ी परिणाम मराठा शक्ति का पूर्ण पतन और मराठा संघ का अंत था। ठीक है, दूसरा, इसके परिणाम स्वरूप भारत के बड़े हिस्से पर ब्रिटिशों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कि न्यायपालिका के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए इसमें 2 पूछा है तो हम 2 ही आंसर बताने हैं आपको। तो पहला है कि कानून की व्याख्या करना और लागू करना। दूसरा पॉइंट है कि नागरिकों के बीच विवादों का निपटारा करना। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय संविधान की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, देखिए क्वेश्चन में हमें जितना पूछा गया होता है ना, हमें उतना ही लिखना होता है, उससे एक्स्ट्रा आप लिखेंगे तो भी आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें 2 ही विशेषताएं पूछे इसलिए मैंने इसमें आपको 2 ही बताई हैं। तो पहला है कि सबसे लंबा लिखित संविधान और दूसरा सरकार का संसदीय स्वरूप। ठीक है, फिर इसमें आपका अथवा वाला कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व लिखिए। तो आंसर है कि यह सिद्धांत सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करता है। दूसरा, यह सभी वयस्कों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी आवाज़ उठाने का अवसर देता है, जिससे एक अधिक समावेशी और प्रातिनिधिक सरकार बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 सतत पोषणीय विकास की व्याख्या कीजिए। तो आंसर है एक ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से कोई समझौता नहीं करता। यह आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। ठीक है, ये देखो है ये 3 नंबर का, लेकिन इसमें आपसे ये पूछा कि कृषि के विकास के लिए कोई 2 उपाय बताने हैं आपको। ठीक है, तो 2 ही पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। तो आंसर है कि कृषि के विकास के लिए उपाय, पहला है ड्रोन का उपयोग। किसान फसलों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कीटों या बीमारियों का पहले ही पता लगाया जा सकता है। सेकंड है कि एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसान फसल बोने, पानी देने और कटाई के लिए सबसे उपयुक्त समय की योजना बना सकते हैं। फिर आपका अथवा में था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार कृषि की जाती है, वर्णन कीजिए। तो आंसर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें मक्का, सोयाबीन, गेहूं, कपास और चावल शामिल हैं। यह एक अत्यधिक मशीनीकृत और गहन कृषि व्यवस्था है, जहां बड़े आकार के व्यावसायिक फार्म अक्सर फसलें लगाने के लिए कंप्यूटर और आधुनिकीकरण का उपयोग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में खेती में बड़े आकार के फार्म होते हैं। यहाँ के किसान एक उद्यमी की तरह काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आंसर है कि भारतीय संसद के कार्य, पहला है कानून बनाना यानी विधायी कार्य। दूसरा, सरकार की देखरेख करना यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण। तीसरा है वित्तीय मामलों का प्रबंधन और चौथा है संविधान में संशोधन करना। देखिए मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, लेकिन आप इन चारों में से कोई भी 3 पॉइंट आप लिखेंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अथवा वाला है कि भारत में कानून किस प्रकार बनाए जाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आंसर है कि भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद एक विधेयक बिल के प्रस्तुतिकरण से शुरू होती है। ठीक है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। यह विधेयक पहले संसद के एक सदन में पेश किया जाता है, जहां यह विचार विमर्श और अनुमोदन के विभिन्न चरणों से गुजरता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है, जिसकी सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम या एक्ट यानी बिल कानून बन जाता है और देश में लागू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जल संरक्षण हेतु कोई 5 उपाय सुझाइए। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर है पहला कि वर्षा जल संचयन, जैसे छतों से पानी इकट्ठा करना और रिचार्ज करना। सेकंड पॉइंट, वर्षा जल संचयन विधियां, जैसे जोहड़, बावड़ी, तालाब बनाना। थर्ड है आधुनिक कृषि विधियां, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई। चौथा, घरेलू आदतों में बदलाव, नल बंद रखना, कम पानी से नहाना। पांचवा है भूजल प्रबंधन के लिए सरकारी योजनाएं, जैसे अटल भू जल योजना। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 जनहित याचिका का उदाहरण
क्षेत्र विश्लेषण कीजिए अथवा स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व बताइए। तो पहला है आपका जनहित याचिका का उदाहरण देखिए। जनहित याचिका सार्वजनिक हित से जुड़ा एक कानूनी आवेदन है जो किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए या किसी ऐसे मुद्दे पर दायर किया जा सकता है जो आम जनता को प्रभावित करता हो। इसका उद्देश्य समाज के गरीबों और सुविधाहीन वर्गों को न्याय दिलाना है। उदाहरण के लिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 के मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने हजारों बंधुआ मजदूरों को रिहा करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने का आदेश दिया था। अथवा वाला है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व। तो आंसर है स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व। एक स्वतंत्र न्यायपालिका के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगाना। सेकंड, नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। थर्ड, कानून के शासन को बनाए रखना। फोर्थ, निष्पक्ष और समान न्याय सुनिश्चित करना। पांचवा, लोकतंत्र को मजबूत करना। देखिए, ये जो आपके केस स्टडी आधारित जो प्रश्न होते हैं ना, ये आपके फ्री के नंबर होते हैं। इनमें से आपको कुछ नहीं करना, सारे आंसर आपको इसमें जो पैराग्राफ दिया गया होता है उसमें से ही आपको ढूंढने होते हैं। ठीक है, तो देखिए पैराग्राफ है आपका 10वां की 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्राथमिक सर्वेक्षण, मानव स्वास्थ्य सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि के दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। देखिए, अब आपका इसमें पहला क्वेश्चन है कि सर्वेक्षण के किसी एक प्रकार का उल्लेख, यानी कि जो सर्वेक्षण है वो किस प्रकार, ये आपको एक प्रकार बताना। देखो इसमें आपका यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये देखना कि इन सर्वे धरती की सतह या मिट्टी की गुणवत्ता, तो आप यहाँ में से दोनों में से किसी एक को लिख देंगे तो आपका आंसर यहाँ से पहले का आपका यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 की जनगणना कितने सालों में किया जाने निर्धारित किया गया। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी, यानी क्या निर्धारण था, हर 10 साल बाद। ठीक है, तो एक दूसरे का आपका यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि अंग्रेजी सरकार ने देश के विभिन्न इलाकों के सर्वेक्षण क्यों किए। ठीक है, क्यों, देखिए क्यों किए थे उन्होंने, ताकि उससे यहाँ से आप लिख सकते भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोग की उनकी संख्या, जाति, इलाके, व्यवसाय की जानकारी इकट्ठा की जाती थी। ठीक है, तो आपका यहाँ से इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, इसमें से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद आपका 11 है कि सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। ठीक है, सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और संवैधानिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। ठीक है, यानी कि देखिए लोकतंत्र का मतलब होता है एक तरीके से सहमति। ठीक है, यानी कि स्वीकृति और लोगों की, आप यहाँ से लिख सकते हो इसका मतलब होता है कि लोगों की स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी, ये आपका लोकतंत्र का मतलब है। तो आप पहले का आंसर यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है कि लोकतंत्र के पीछे मूल सोच क्या होती है। तो इसमें है कि जो लोकतंत्र के पीछे आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र के पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये आपका यहाँ से दूसरे का आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर है कि सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है, कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखिए आप जो यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ से आपका थर्ड का आंसर यहाँ से हो जाएगा कि सहमति का विचार लोक प्रस्थान बिंदु है। क्यों, क्योंकि सहमति का मतलब चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। ठीक है, यानी कि लोगों का निर्णय लोकतंत्र सरकार गठन करता है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों आंसर वो इसी पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे। तो इसमें से आपको याद कुछ भी नहीं करना है, आपको अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना और आंसर आपको इसमें से ही लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए आपका पैराग्राफ 12 कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है।
जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के एक बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। देखो पहली ही लाइन में आपको दे रखा है यहाँ पे कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत व पुनः पूरित हो जाते हैं। तो आपका यह आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि नवीकरण संसाधन का एक उदाहरण। तो आपको नवीकरण संसाधन इसमें जैसे जल, मृदा, वन। ठीक है, ये आपका यहाँ से दूसरा है, तो इसमें आप जल या मृदा दोनों में से एक भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, परंतु विश्व के बहुत से भागों में इसकी कमी क्यों है। देखिए कमी का मतलब है कि प्राकृतिक स्रोतों का जल का सूखना। ठीक है, यानी कि कारण है कि इसके प्राकृतिक स्रोत हैं वो जिससे विश्व के, यहाँ से आपका ये तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से भी आपको आंसर इस तरीके से आप कर लेंगे। फिर आपका पैराग्राफ नंबर 13। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी और अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का चार्टर किससे दिया गया। तो आप देखिए पहली ही लाइन में कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से, ठीक है, इजाजतनामा हासिल कर लिया। तो इसमें आप पहले लाइन में आपका पहले का आंसर है। ठीक है, फिर कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के चार्टर द्वारा कहाँ से व्यापार का एक अधिकार मिला। ठीक है, तो यानी कि कहाँ से मिला था उसको, पूरब से। ये देखो दूसरी लाइन में कि कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। कहाँ से मिला था वो, पूरब से मिल गया। तो यहाँ पे आपकी दूसरी लाइन में आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने में चार्टर से क्या लाभ हुआ। तो आप इसमें देखिए चार्टर के सहारे क्या था कि चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें ऊंची कीमतों पे बेच सकती थी। ठीक है, तो यहाँ से उसको ये लाभ हुआ था। ठीक है, और कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कोई भी भय नहीं था, तो ये उसको चार्टर मिलने से उसको ये लाभ हुआ था। तो आप यहाँ से सिर्फ 2 ही पॉइंट, क्योंकि 2 नंबर का, तो आप यहाँ से तीसरे का आप यहाँ से 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा मैप है। ठीक है, कि भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को उपयुक्त चिन्हों की सहायता से दर्शाइए। सूरत, हैदराबाद, बक्सर, लखनऊ, पुणे और मद्रास। ठीक है, तो ये 5 नंबर के, तो आपको देखिए मैंने इसमें 6 की 6 आपको बताए हैं कि कौन सा कहाँ पर है। और जब जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उसी तरीके से आपको इसको समझाना है, बताना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका बहुत ही अच्छा था। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें, जिससे भी उन बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और आप ना कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है।